हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 7 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 8 पर्यावरण अनुनय क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 7 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 6 का भी ज्योग्राफी हमने पूरा कवर करा रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के बहुत निकट 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच स्थित है। बी कथन है कि वह स्थान जहां एक नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती हैं डेल्टा कहलाती हैं। दोनों सही है, एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के बहुत निकट 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच स्थित है। ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है, अगर हम ये मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो ये हमारा भूमध्य रेखा, तो इसकी ये देखेंगे 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कि कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 0 डिग्री 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ और 10 डिग्री नीचे साउथ, ठीक है, इसे कहा जाता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कि कथन सही है। और बी कथन दे रखा है कि वह स्थान जहाँ एक नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है डेल्टा कहलाती है। ये कथन गलत है, इसे कहा जाता है मुहाना। क्या कहा जाता है? मुहाना कहा जाता है, अर्थात बी कथन यहाँ पे गलत है। पूछा है कौन कथन सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के बहुत निकट 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के बहुत निकट 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच स्थित है। इसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वह स्थान जहां एक नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती हैं उससे नदी का मुहाना कहा जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, अमेजन नदी समशीतोष्ण क्षेत्र से होकर बहती है। बी कथन है, यह पश्चिम में पहाड़ों से निकलकर पूरब में अटलांटिक महासागर तक पहुंचती हैं। सी कथन है कि यह ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के एक छोटे से भाग से वाहित होती है, यानी कि प्रवाहित होती हैं। एक से अधिक कथन सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान से, पहला सवाल दे रखा है कि अमेजन नदी, पहला ऑप्शन दे रखा है कि अमेजन नदी समशीतोष्ण क्षेत्र से होकर के बहती है। ये कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है, अमेजन नदी भूमध्य रेखीय क्षेत्र से होकर के बहती हैं। ठीक है, और यह पश्चिम में पहाड़ों से निकल करके ये पूरब में अटलांटिक महासागर तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पे ए कथन गलत है और बी यहाँ पे सही है। ठीक है, सी कथन दे रखा है कि यह ब्राज़ील के कुछ भाग, पेरू का कुछ भाग और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के एक छोटे से भाग से होकर अफवाहित होती है। ये कथन यहाँ पे सही है। तो सही क्या होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। आप देख सकते हैं ये है आपका अमेजन बेसिन। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये पूरब से, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम से, है ना, या पश्चिम में पहाड़ों से निकल करके ये पहुँचती हैं अटलांटिक महासागर। और इसे देखें, वेनेजुएला, कोलंबिया का कुछ हिस्सा, इक्वाडोर का देख सकते हैं कुछ हिस्सा है, बोलिविया का कुछ हिस्सा देखेंगे कवर करता है, ब्राज़ील का कुछ हिस्सा कवर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे बिल्कुल ही पहला गलत है। ध्यान रखना है उसने यहाँ पे कि अमेजन नदी भूमध्य रेखीय क्षेत्र से होकर के बहती हैं, ना कि समशीतोष्ण क्षेत्र से होकर के। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए 0 डिग्री है ना, ये देखिए 0 डिग्री रेखा गया हुआ है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखीय के आसपास तो गया हुआ है ना नदी ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं, बाकी इसको देख लीजिएगा, वही चीज़ है जो हमने समझा रखा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। बी कथन है, पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु यहाँ की विशेषता है। सी कथन है, यहाँ दिन और रात दोनों लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होते हैं। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पहला कथन बिल्कुल यहाँ सही दिख रहा है कि अमेजन बेसिन विश्व का ये सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है,
बी कथन है कि पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु यहाँ की विशेषता है। ये भी कथन यहाँ पे सही है, ध्यान रखना है। अमेजन बेसिन में देखेंगे कि पूरे वर्ष यहाँ पे गर्म और नम जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखेंगे ये किसके आसपास का क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और नम जलवायु भी देखने को मिलती है, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, धूप गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो ये कथन यहाँ पे सही है। सी कथन है कि यहाँ दिन और रात दोनों लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होते हैं। ये भी कथन सही है। सही आंसर क्या होगा फिर? डी ऑप्शन, एक से अधिक यहाँ पे सही है। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अमेजन बेसिन विश्व का ये सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु यहाँ की विशेषता है। दिन और रात दोनों लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र हैं। त्वचा चिपचिपी महसूस होती है, क्योंकि देखेंगे कि वहाँ पे वातावरण में या वायुमंडल में ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा होती है, ये याद रखना है। आर्द्रता ज़्यादा होती है ना, मतलब कि जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसकी वजह से वहाँ पे देखेंगे कि जो त्वचा है वो चिपचिपी महसूस होती है। लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। कोई वहाँ पे पूर्व चेतावनी मिलने के वजह से होता है ना, लोग यहाँ की चेतावनी मिल जाता है कि हाँ यहाँ वर्षा होने वाली है, कल शाम में वर्षा होगी या फिर 2 दिन बाद वर्षा होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना चेतावनी का यहाँ पे वर्षा हो जाता है। दिन का तापमान उच्च होता है और आर्द्रता अति उच्च होती है, यानी कि कह सकते हैं आर्द्रता ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और तापमान तो टेम्परेचर तो हाई रहता ही है, क्योंकि भूमध्य रेखा है ना, तो सीधी रेखा पड़ती है वहाँ पे, सूरज की किरणें वहाँ पे सीधी रेखा बनाती हैं। ठीक है, रात में तापमान नीचे चला जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती है। रात में तापमान टेम्परेचर नीचे तो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अनूठी विशेषताएं अमेजन बेसिन के वर्षावन में पाई जाती हैं? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनूठी विशेषताएं अमेजन बेसिन के वर्षावन में पाई जाती हैं। स्लॉथ और चींटी खाने वाले टेपिर यहाँ देखने को मिलते हैं, एक तरह से जानवर है ये, है ना। और एनाकोंडा देखने को मिलता है, टुकन देखने को मिलता है, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं है। टुकन एक पक्षी है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे देखेंगे कि ये सभी विशेषताएं हैं। यहाँ पर स्लॉथ और चींटी खाने वाले टेपिर देखने को मिलते हैं। एनाकोंडा इसकी तो खास विशेषता है, यहाँ पर एनाकोंडा देखने को मिलता है इस अमेजन बेसिन में। टुकन पक्षी भी देखने को मिलता है। ठीक है, और एक यहाँ पे पिरान्हा मछली जो होता है वो भी यहीं पे पाई जाती है। तो सभी से आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सरीसृप और सांप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन सब वनों में पाई जाती हैं। मगरमच्छ, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ कॉन्स्ट्रक्टर, है ना, कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं। मांस खाने वाली पिरान्हा मछली सहित मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियाँ भी नदी में पाई जाती हैं, अमेजन बेसिन की नदी में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, ब्रोमीलाइड विशेष पौधे हैं जो जल को संचित करते हैं। सवाल है कि ब्रोमीलाइड विशेष पौधे हैं जो जल को संचित करते हैं। पत्तियाँ, तने, छालें, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे ब्रोमीलाइड विशेष पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। ठीक है, मेंढक जैसे प्राणी इन जल को पॉकेट का उपयोग अपने अंडा देने के लिए करते हैं। यह अमेजन बेसिन में आम बात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रोमीलाइड विशेष पौधे हैं, है ना, जो कि अपने पत्तियों में जल को संचित करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या आप जानते हैं से सवाल बनाया गया था। ठीक है, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल का संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अमेजन बेसिन के लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि वे कर्तन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियॉक जिसे कसावा भी कहते हैं। वे रानी चींटियों और अंडकोश भी खाते हैं। एक से अधिक कथन सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है यहाँ पे कि वे कर्तन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल कथन सही है। ध्यान रखना है, अमेजन बेसिन के जो लोग होते हैं वो कर्तन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसे झूम खेती भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। ठीक है, झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ अलग अलग जगहों पर देखें, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जानते हैं। ठीक है, वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं और श्रीलंका में चिन्ना के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग जगहों पर देखेंगे कि ये झूम खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है। बट यहाँ पे याद रखना है कि अमेजन बेसिन के लोग देखेंगे कि कर्तन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये कथन सही है। बी है कि इनका मुख्य आहार मैनियॉक है जिसे कासावा भी कहते हैं। ये भी कथन सही है। ठीक है,
और ये भी कथन सही है कि वे रानी चींटियाँ और अंडकोश भी खाते हैं, है ना। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अमेजन बेसिन में मलोका शब्द एक प्रकार का संकेत करता है। फल, चावल, घर, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। अर्थात आपको बताना है कि अमेजन बेसिन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द मलोका का क्या अर्थ है। फल, चावल, घर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एक प्रकार का ये घर है मलोका, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे, वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले घरों में रहते हैं। तीर ढलान छतों वाले मलोका नामक बड़े अपार्टमेंट जैसे अन्य घर है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, ये एक घर है मलोका अमेजन बेसिन में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है। 10 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 10 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, या फिर 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ। तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है, आप देखेंगे एनसीईआरटी का लाइन है कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, ठीक है। तो 10 डिग्री से लेकर के याद रखना है 30 डिग्री के बीच, दोनों नॉर्थ ही होगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ अक्ष के बीच में स्थित है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ जैसे कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं, ठीक है। और ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी, लखनऊ, पटना, इससे अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वाराणसी देखेंगे, ठीक है। वाराणसी सही है, ये गंगा के किनारे स्थित है, और पटना भी गंगा के किनारे स्थित है, लेकिन लखनऊ नहीं है। लखनऊ आई थिंक गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आई थिंक लखनऊ है ना, लखनऊ भी आपका, हाँ, गंगा किनारे ही स्थित है ये भी, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे लखनऊ भी गंगा के किनारे ही स्थित है, वाराणसी भी और पटना भी है। इसके अलावा देखेंगे आपका इलाहाबाद, कानपुर, है ना, ये सभी गंगा के किनारे ही स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। वैसे थोड़ा सा यहाँ पे क्षमा चाहूँगा, ठीक है। ये लखनऊ जो है ना, ये गोमती नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, बट मुझे पूरा याद है कि ये लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। याद रखना है। वाराणसी और ये पटना, ये दोनों देखेंगे कि गंगा के किनारे स्थित है। इसके अलावा आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण शहर में एक कानपुर आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कानपुर। इसके बाद है बक्सर जो कि बिहार में है, पटना, हरिद्वार, ठीक है। और वाराणसी तो यहाँ पे है ही है, ठीक है। वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, है ना, साहेबगंज जो कि झारखंड में है, साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से ये गंगा नदी गई हुई है, और एक भागलपुर, ठीक है। तीन सब राज्यों का शहरों का नाम याद रख सकते हैं जहाँ से गंगा नदी गई हुई है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर है, यहाँ पे वाराणसी और पटना होगा। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो कि गंगा के किनारे स्थित शहर के नाम दिए गए हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। 1089, 189, 1102, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखिए, क्या आप जानते हैं से सवाल बनाया गया था या शब्दावली से था, ठीक है।
जनसंख्या घनत्व क्या है? इसका अर्थ होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। अर्थात जैसे 1 वर्ग किलोमीटर अगर ऐसा है ना, इसमें कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, इसे ही कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तब देखेंगे कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 मात्र है, अर्थात वहाँ पर देखेंगे कि 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 189 लोग रहते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल देखेंगे तो 1029 है और बिहार का है 1102। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कब स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था? 2 अक्टूबर 2015, 15 अक्टूबर 2015 या फिर 2 अक्टूबर 2014? सबको पता होगा, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है 2 अक्टूबर 2014 को ये शुभारंभ इसका किया गया था, स्कीम आई थी। क्या आप जानते हैं इसे सवाल बनाया गया था? ध्यान दीजिएगा। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? बताना है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? गंगा योजना, नमामि गंगे, गंगा स्वच्छता कार्यक्रम, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो था नमामि गंगे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है और ये स्कीम आई थी 2014 में। ठीक है, जून 2014 में। ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं, सवाल लिया गया था 2014 में, ये कार्यक्रम शुरू हुआ था जून 2014 में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जब एक छोटी नदी मुख्य नदी में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? डेल्टा, बेसिन, सहायक नदी, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। कहता है जब एक छोटी नदी मुख्य नदी में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, बेसिन कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सवाल यहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है। सवाल ऐसा होना चाहिए कि जब एक छोटी नदी मुख्य नदी में मिलती है तो उस छोटी नदी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सहायक नदी। तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है। जब एक छोटी नदी मुख्य नदी में मिलती है तो उस छोटी नदी को क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है सहायक नदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शब्दावली से सवाल लिया गया था। सहायक नदियाँ या छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा, बेसिन और जल संग्रहण क्षेत्र क्या होता है? तो जब मुख्य नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है ना, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है या फिर जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। वहीं हम लोग देख रहे थे ऊपर में कि अमेजन बेसिन ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, जैसे देखेंगे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि किस पद्धति के अंतर्गत पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटते हैं फिर उन्हें साफ कर जलाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ही सेट गलत किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, किस पद्धति के अंतर्गत पहले वृक्षों को झाड़ियों को काटते हैं फिर उन्हें साफ कर जलाते हैं? उसे कहा जाता है कर्तन एवं दहन प्रणाली। ठीक है, कर्तन एवं दहन प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ गलत सेट किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, होगा कर्तन एवं दहन प्रणाली। झूम भी कहते हैं, ठीक है, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। ठीक है, बाकी क्या आप जानते हैं? देखिएगा क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिसमें पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ठीक है, तो ये है कर्तन एवं दहन प्रणाली, थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर या फिर 6000 किलोमीटर, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ये ऑप्शन 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अमेजन नदी की लंबाई है, ध्यान रखना है। ठीक है, और हम तो बता ही चुके हैं यहाँ पर कि ये कहाँ से कहाँ बहती है, किधर से। ठीक है, इसका जो बेसिन क्षेत्र कहाँ बनाता है वो तो पता ही है ना, तो ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे वेनेजुला है, कोलंबिया है, ठीक है, ब्राज़ील है, बोलोविया है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अमेजन की खोज किसने की थी? स्पेनी अन्वेषकों ने, फ्रेंच अन्वेषकों ने, या फिर जर्मन अन्वेषकों ने? एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है अमेजन की खोज स्पेन के जो अन्वेषक थे उनके द्वारा खोज ये की गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिएगा क्या आप जानते हैं, से सवाल लिया गया था। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास से स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अमेजन बेसिन के मूल निवासी क्या कहलाते थे? इंडियन, अफ्रीकन, यूरोपियन? एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है अमेजन बेसिन के मूल निवासी इंडियन कहलाते थे। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि टुकन क्या है? टुकन क्या है? फसल है, पशु है, पक्षी है? एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है टुकन क्या है? एक पक्षी है। ठीक है, जो कि अमेजन बेसिन में पाया जाता है। तो सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला सवाल है कि सुंदर वन का डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, यमुना ब्रह्मपुत्र? एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होगा गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी के द्वारा ये सुंदर वन डेल्टा निर्मित है। चलिए अगला सवाल है, बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं, देख लेते हैं। सुंदरवन को 2001 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। सुंदरवन आर्द्रभूमि भारत को जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रता भूमि के रूप में मान्यता दी गई थी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जीवों की विशिष्ट श्रृंखला के लिए जाना जाता है, जिसमें 260 पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं और यह कई दुर्लभ और विश्व स्तर पर खतरे में पड़ी वन्यजीव प्रजातियाँ जैसे कि एस्टोरिन मगरमच्छ, रॉयल बंगाल टाइगर और वाटर मॉनिटर छिपकली, गंगा डॉल्फिन और ओलिव रिडले कछुए का घर है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन है जिसमें बाघों का निवास है। ये जरूर याद रखिएगा ये पॉइंट। सुंदरवन डेल्टा दुनिया के मात्र ऐसा मैंग्रोव वन है जहाँ पे बाघों का निवास देखने को मिलती है। इसे संरक्षण के लिए डिस्कवरी इंडिया और वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने 2019 में सुंदरवन में पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय समुदाय के साथ भागीदारी की है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा, मिसिसिपी, अमेजन? इससे अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन अमेजन। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन है। और विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अमेजन नदी के बारे में कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी विश्व में पानी के निर्वहन की मात्रा के हिसाब से ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यानी जल क्षेत्र के मामले में देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और नील नदी की तुलना में देखा जाए तो ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी का उद्गम कहाँ होता है? पेरू के एंडीज पर्वत से होता है। यह पेरू, बोलिविया, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील के देशों से होकर के बहती हैं। अमेजन नदी अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती हैं। अमेजन नदी में कोई पुल निर्मित नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ये नील नदी के बारे में देख ले थोड़ा सा। यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका में उत्तर दिशा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह भूमध्य सागर में बहती है। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और ऐतिहासिक रूप से इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। ठीक है, मिसिसिपी नदी के बारे में याद रखिएगा कि यह दूसरी सबसे लंबी नदी है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दूसरे सबसे बड़ी जल अपवाह तंत्र की मुख्य नदी है। तो ध्यान रखना है मिसिसिपी ये उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि किस वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा क्यूनिन बनती है? महुआ, सिनकोना, सखुआ? एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। बताना है कि किस वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा क्यूनिन बनती है। सही आंसर है सिनकोना। ठीक है, ध्यान रखिएगा सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा क्यूनिन बनती है। ठीक है, चलिए इस बारे में कुछ देख लेते हैं।
सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। सिनकोना की छाल में क्यूनिन होता है जो मलेरिया के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवा है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इसमें क्यूनिडीन भी शामिल है जो कि हृदय स्पंदन के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि गंगा के मीठे जल में पाए जाते हैं डॉल्फिन, मगर, घड़ियाल, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो पता होगा कि गंगा के मीठे जल में क्या पाए जाते हैं, डॉल्फिन पाए जाते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। क्या आप जानते हैं, से सवाल लिया गया था। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में, अलवन मतलब मीठा पानी, एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसमें स्थानीय भाषा से सुसु कहा जाता है अथवा सुसु का अर्थ होता है अंधी डॉल्फिन। ठीक है, सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, क्योंकि देखेंगे डॉल्फिन कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मीठे जल होते हैं। तो जहाँ पे निवास करते समझना है कि वो पानी क्या है, वहाँ का मीठा पानी है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित तो औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अमेजन बेसिन में घने वन को क्या कहा जाता है, सेल्वा, प्रेयरी, डॉन्स, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सेल्वा कहा जाता है। अमेजन बेसिन में घने वन को सेल्वा कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं, असम, राजस्थान, दो ऑप्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, सही आंसर यहाँ पे फिलहाल है असम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, या फिर स्लैश एंड बर्न, उसी को कह रहे हैं हम लोग, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जबकि भारत में देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की जगह नहीं, मतलब आंध्र प्रदेश में ही कहते हैं पोटू। ठीक है, और रे ब्राज़ील में, माफ़ कीजिएगा, वियतनाम में रे कहा जाता है। ठीक है, पहले सुनिएगा, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। भारत में आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है, और रे वियतनाम में कहा जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, और ये इस अध्याय का आखिरी सवाल है, चावल मछली कहाँ का लोकप्रिय एवं सुप्रसिद्ध भोजन है, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक होगा, में से कोई नहीं। सबको पता होगा माछ के बारे में, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये था इस अध्याय से मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।